नमस्कार। पश्चिमी पंचांग के अनुसार नया वर्ष शुरू हो चुका है और इस अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हम सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आज 2 जनवरी है और कल 3 जनवरी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जो प्रधानमंत्री जी ने लिया है उसका क्रियान्वयन होने वाला है और वो है कि हमारे देश के 15 से 18 साल के उम्र के बच्चों को भी टीकाकरण दिया जाएगा। साथ ही जो लोग अस्पतालों में या अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में काम कर रहे हों उनके लिए भी ये एक तीसरा टीका, एक बूस्टर डोज जिसे पश्चिमी देशों में कहा जा रहा है, वो देने का निर्णय भी लिया गया है। और साथ ही में हम सब में से जो भी 60 साल की उम्र से अधिक हों और हमें कोई और बीमारी हो, जैसे हाइपरटेंशन हो या डायबिटीज़ हो या अनेक प्रकार के कुछ तकलीफ़ें हों, तो हम में से भी उन लोगों को जिनके डॉक्टर ये सोचते हैं कि हमको एक तीसरा डोज की आवश्यकता है, तो हमको भी एक तीसरा टीका हम ले सकते हैं। ऐसा एक निर्णय प्रधानमंत्री जी ने 25 दिसंबर को हम सबको बताया। अब अगर हर चीज़ स्पष्ट होता तो शायद ये वीडियो बनता भी नहीं, लेकिन क्या हुआ है कि 24 दिसंबर की शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ दिल्ली में, जिसमें हमारे कई मुख्य वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर, हमारे सरकार के कमेटी के वो लोग जो इस कोविड की इस पूरी समस्या को शुरू से देख रहे हैं, उन सब का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और जिसमें कई बातें उन्होंने रखी और ये दोनों बातें तो थी नहीं उसमें। और उनको जब प्रश्न पूछा गया पत्रकारों द्वारा, तो उसमें एक प्रश्न ये था कि क्या भारत में भी पश्चिमी देशों की तरह एक बूस्टर डोज यानी कि तीसरा टीका का कुछ निर्णय लिया गया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तक तो हमारे पास कोई ऐसा वैज्ञानिक कोई डेटा या कोई ऐसा कोई स्थिति परिस्थिति नहीं बनी है, हमको लगता है, जिससे ये निर्णय हम अभी लें। दूसरा उनसे यह भी पूछा गया कि बच्चों के बारे में क्या आप लोग ने क्या देखा है, परखा है, 20 महीने से हमारे बच्चों में क्या स्थिति है और क्या उनको भी टीका की आवश्यकता है। और उन्होंने इस प्रश्न का भी यही जवाब दिया कि अभी तक जो मौजूद हमारे पास जानकारी है, वैज्ञानिक जानकारी है, जो भी शोध संशोधन हमने किया है, उससे ये पता चल रहा है कि अभी तक बच्चों के लिए ये आवश्यक नहीं है। और ठीक 24 घंटे बाद प्रधानमंत्री देश को बताते हैं रात में, हमेशा और रात में ही ऐसी बातें करते हैं जैसे हमारी नींद उड़ जाती है, कि अब ये 2 निर्णय लिए गए। कई लोग ने सोचा कि प्रधानमंत्री तो खैर निर्णय सिर्फ सुनाने के लिए आए हैं, उसके बाद हमारे यही डॉक्टर जो एक दिन पहले आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, वो फिर आएंगे और बताएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 3-4 दिनों के लिए तो अफवाहें फैल रही थी, ये होगा, हो होगा, फलाना ढिमकाना। और अब धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा है, अभी तक पूरा स्पष्ट नहीं है। मेरे ख्याल में ये निर्णय लिया गया है कि 15 से 18 साल वाले बच्चों को टीका दिया जाएगा, लेकिन वो कोवैक्सीन का होगा और कोविशील्ड नहीं होगा। ऐसा मैंने अखबारों में मैं पढ़ रहा हूँ। और दूसरा ये निर्णय यही है कि 60 साल के ऊपर जो हैं, जिनके डॉक्टर अगर वो कहते हैं कि इनको चाहिए एक तीसरा बूस्टर डोज, तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन उनके पिछले डोज के 9 महीने बाद। इतना अंतर फासला होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कल से बहुत जल्दी बहुत लोगों को एक तीसरा डोज मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ और दूसरा प्रश्न को लेकर, बच्चों के बारे में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शुरू में क्योंकि हम बहुत कम जानते थे और हमारी सरकारें विश्व भर में और हमारी जो मेडिकल डॉक्टर जो बड़े बड़े पद में बैठे हैं, उन सब को भी कुछ नहीं मालूम था और उन्होंने बहुत गलतियां भी की हैं इस महामारी या महामारी नहीं भी हो, इसको पहचानने में, इसको समझने में काफ़ी गलतियां की हैं। ठीक है, एक आपातकालीन एक स्थिति बन गई थी, इसलिए ऐसा किया। और लेकिन अब 24 महीने हो गए हैं, 2 साल होने को आए हैं, अब तो इनको पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। तो मैं आपके सामने 3 या 4
चीज़ें रखता हूँ और आप स्वयं के बुद्धि के आधार पर, अपने बल पर आप इस बातों को थोड़ा परखिए और देखिए और फिर निर्णय लीजिए कि आपके बच्चों को चाहिए कि नहीं। ये बहुत अच्छा होता अगर हमारे सरकार, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस हो या हेल्थ मिनिस्ट्री हो या अन्य ICMR जैसे संस्थाएं हों, वो हमारे सामने ये आंकड़े रखते हैं कि कोविड जब से शुरू हुआ कितने बच्चों को बीमारी हुई है भारत में, 18 साल के नीचे, 15 साल के नीचे, 12 साल के नीचे। ऐसे आंकड़े तो होंगे उनके पास, होनी चाहिए। और उनमें से कितने अस्पताल तक पहुंचे और उनमें से कुछ मौत हुई है तो क्या कोविड के कारण ही हुई है, अन्य और कारण थे, क्या है? ये आंकड़े हमारे सामने जब तक पेश नहीं किया जाए तो कैसे हम कहें कि ये ज़रूरत है? और ये प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि पूरे विश्व भर में देखा गया है कि बच्चों को कम से कम असर हुआ है इस कोविड बीमारी से। और क्यों, ये भी विज्ञान को पता है। ये तो कोरोना आने के पहले से ही हम सब जानते हैं कि बच्चों में ही और युवाओं में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक क्षमता है। हमारे पास एक सुरक्षा की क्षमता है जो प्राकृतिक विधि से हम सबको प्राप्त है, हम सभी को प्राप्त है, लेकिन बच्चों में तो सबसे ऊंचा, सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। और इसीलिए विश्व भर में बच्चों को ना के बराबर इस कोविड का असर हुआ है। यहाँ तक कि अमेरिका में अब बताते हैं कि बच्चों का वहाँ किसी दुर्घटना में डूब जाना ये ज़्यादा संभव है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ना कि कोविड से मर जाना। तो ये बात, सबसे पहली बात है कि बच्चों को पर ज़्यादा असर नहीं हो रहा है। ये आंकड़े हमारे सामने हैं, ये विज्ञान भी इसको बताता है और समझाता है क्यों ऐसा है। तो इसके बाद ये प्रश्न उठता ही है कि क्यों उनको हम ये वैक्सीन दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि कई लोग ये भी सोच सकते हैं कि ठीक है यार, हमारे बच्चों को आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन क्यों नहीं दे दें, है ना, इससे क्या होगा? इससे खतरा भी हो सकता है। मैं अगले 1 मिनट में समझाता हूँ आपको। सामान्य रूप से जिस प्रकार से वैक्सीन बनती आ रही है, जैसे स्मॉल पॉक्स के लिए या पोलियो के लिए या अन्य प्रकार के जो वैक्सीन हम अपने बच्चों को देते भी हैं, वो वैसा नहीं बना है ये वैक्सीन। अभी एक वैक्सीन को छोड़कर जो कोवैक्सीन इंडिया में है, अधिकतर सभी और वैक्सीन जो बने हैं विश्व भर में, वो सभी एक ऐसा आधुनिक तरीके से बनाया गया है जिसको mRNA कहते हैं, मैसेंजर RNA, जो हमारी भीतर एक अलग तरीके से काम करता है। और वो इतना नया है कि उस पर कोई टेस्टिंग हुई नहीं है। उसका क्या दुष्प्रभाव होने वाला है, क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है, ये किसी को पता नहीं। कई वैज्ञानिक जो इस पर काम कर चुके हैं, वो साइंटिस्ट जिसने mRNA का आविष्कार किया, वो खुद कह रहे हैं कि ये बहुत खतरनाक है, इसको हम ऐसा अनदेखी करके सबको देते जाएं, ये ऐसा न करें, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। एक और बात यह है कि बच्चों के लिए नहीं, ये युवाओं के लिए भी, जो भी स्वस्थ है, प्राकृतिक रूप से स्वस्थ है, उसमें सबसे ज़्यादा इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट देखा गया है। उसमें ऐसा प्रतिक्रिया हो जाती है शरीर में जिससे हमारे शरीर को ही नुकसान हो, है ना। तो इस प्रकार का एक खतरनाक प्रतिक्रिया, और ऐसी घटनाएं बहुत घटी हैं और रिकॉर्ड हो चुकी हैं, और ये सब कई पब्लिश भी हुए हैं कई मेडिकल जर्नल में। खासकर युवाओं में ये देखा गया है जो स्वस्थ हैं, तो उनका शरीर एक प्रकार से लड़ने लगता है इस वैक्सीन के साथ, और हमको सुरक्षा पैदा करने के बजाय वो हमको नुकसान पहुंचाता है। एक उदाहरण है ब्लड क्लॉटिंग या खून का थक्का इसे कहेंगे। ये कई लोगों में देखा गया है और ये जानलेवा भी हो सकता है। तो कई देशों में, नॉर्वे, स्वीडन और कई देशों में यूरोप में, उन्होंने मॉडर्ना नाम की एक वैक्सीन को अपने 30 साल के लोगों और 30 साल से कम वाले सभी लोगों को ये मना किया है कि न लें। तो ऐसा भारत में क्या स्टडी हुआ है? हमारे यहाँ बच्चों को लेकर, युवाओं को लेकर इस वैक्सीन की जो भी घातक प्रतिक्रिया है और उसकी घटनाएं हैं, उसको
क्या उसको उसको एक तो वो आंकड़े हैं, और हैं तो वो उसको क्या सामान्य रूप से हमारे मेडिकल लोगों को, हमारे साइंटिस्ट को दिखाया गया है? क्या ये उपलब्ध है उनके वेबसाइट में ताकि हम सब देखें? किस आधार पर ये निर्णय लिया गया है? अचानक एक रात को बताया जाता है कि कल से या 3 जनवरी से ये 2 बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, उसका आधार क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। एक तीसरी बात ये है कि हम ऐसा जोखिम क्यों उठाएं, खासकर बच्चों में। उनको तो और आगे जाकर 50 साल, 60 साल, 70 साल और जीना है, और ये वैक्सीन के ये जो दुष्प्रभाव हैं, इसके साइड इफेक्ट्स हैं, ये तो बहुत धीरे धीरे पता चलेंगे, 5 साल बाद, 10 साल बाद पता चलेंगे। तो क्यों हम अपने बच्चों को, जिनमें एक प्राकृतिक रूप से बहुत अच्छी एक सुरक्षा बल है, मौजूद है, तो उनको क्यों हम ऐसा जोखिम क्यों उठाएं उनके साथ? ये प्रश्न बनता है। एक वैज्ञानिक आधार पर भी ये प्रश्न बनता है, और एक नैतिक आधार पर भी ये प्रश्न बनता है। क्या हम ये निर्णय लें हमारे डर और हमारे भय की वजह से, और आगे जाकर उनको कोई बहुत ही घातक कोई ऐसी प्रतिक्रिया हो जाए तो क्या करेंगे हम? अब एक प्रश्न कई लोग के मन में हो सकता है कि क्योंकि मैंने खुद कहा इस वीडियो में कुछ मिनट पहले कि कोवैक्सीन एक ही ऐसा भारतीय वैक्सीन है जो पारंपरिक पुरानी विधि से बनाई गई है, और उसका सेफ्टी थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता दूँ, इसका मतलब ये नहीं कि उसको बच्चों को दें, क्योंकि कोवैक्सीन भी ऐसा है जिसका अभी 3rd फेज ट्रायल तो हम लोगों में हुआ है। एक प्रकार से हम ही लेबोरेटरी बने, हम लोगों को पर ही हुआ है, और उसका पूरा टेस्टिंग अभी ठीक नहीं है। और हालांकि दूसरे वैक्सीन के तुलना में वो थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, इसका मतलब नहीं कि बच्चों को, जिसको बिल्कुल उसकी आवश्यकता नहीं है, उनको ये चीज़ हम दें। दूसरी बात यह है कि भारत में कोवैक्सीन बनाने की क्षमता बहुत कम है उस कंपनी में। अभी तक इस देश में जो 100 करोड़ से अधिक डोज हम दे चुके हैं, उसमें 12% से कम ये कोवैक्सीन का है। उसकी बनाने की क्षमता अब हम में नहीं है। तो हालांकि सरकार अब कहेगी कि कोवैक्सीन ही दे बच्चों को, लेकिन जल्द ही ये बदलने वाला है। वो फिर बोलेंगे कि आप कोविशील्ड भी ले सकते हैं, फिर या तो अनेक और वैक्सीन हैं अंतर्राष्ट्रीय, ये सब बहुत खतरनाक आरएनए और डीएनए, जिनको भारत सरकार ने मान्यता भी दी है, लेकिन इमरजेंसी अप्रूवल, आपातकालीन स्थिति अभी भी है ऐसा कह रहे हैं, तो इसलिए टेम्पररी या रेस्ट्रिक्टेड अप्रूवल इनको दिया गया है। इसका मतलब ये प्रॉपर वैक्सीन नहीं है। ये कौन से वाले हैं मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। एक तो कोवोवैक्स है, जो वही कंपनी जो कोविशील्ड बनाती है, सीरम इंस्टीट्यूट पूना की, वो लेके आ रहे हैं कोवोवैक्स। दूसरा एक कॉर्बीवैक्स आ रहा है, जिसको भी मान्यता मिली है, वो एक कंपनी है बायोलॉजिकल ई हैदराबाद में, वो ला रही है। तीसरा है ज़ाइकोव डी, ये तो बहुत ही एक खतरनाक तरीके से बनाया गया है। जैसे mRNA हमने पहला कहा, ये तो mDNA है, मैसेंजर डीएनए, जहाँ ये उस वायरस को बनाने का जो जेनेटिक कोड है, उसी को हमारे कोशिकाओं के भीतर जो उसका केंद्रक है या उसका नाभिक है, उसके भी भीतर जाके इसको डालते हैं। तो उससे हमारे ही आनुवंशिकी तत्व, इस पर क्या असर हो सकता है, ये किसी को नहीं मालूम, साइंटिस्ट को भी नहीं मालूम। फिर एक और है जॉनसन एंड जॉनसन, जो अमेरिका और इजराइल और हर जगह मार खाया है। उसका वैक्सीन इतना बेकार है कि बाकी भी असफल हैं, लेकिन ये तो सबसे पहले बेकार, उन्होंने ही इसको घोषित किया, उसको भी मान्यता मिली है। और फिर ये मॉडर्ना, जिसका मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जिसको यूरोप के कई देशों ने बैन किया है कि 30 साल के नीचे वाले व्यक्तियों को नहीं देना चाहिए, उसको भी हमने मान्यता दी है इस देश में। तो ये सारे अब 8 हो गए हैं, और ये सब एक से बढ़कर एक, एकदम नवीन, एकदम आधुनिक, बिल्कुल बिना टेस्ट किए तरीके से बनाए गए वैक्सीन हैं। इसलिए अगर ये सोच रहे हैं कि कोवैक्सीन तो ठीक है, तो क्यों ना इसको बच्चों को दे दे, तो नहीं, एक तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, और कोवैक्सीन की भी टेस्टिंग पूरी नहीं हुई है। और आज अगर इसको हम हाँ कहें तो बाकी सारे तो बैकडोर से फिर आ ही जाएंगे, और कल सबको, क्योंकि कोवैक्सीन के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि सारे हमारे बच्चों को दें, तो अगली कंपनी आएगी, इलेक्शंस भी आ रहे हैं, कुछ दान तो देना है, तो फिर आ जाएंगे ये भी हमारे यहाँ।
और ये मैं ऐसे हवा में नहीं बात कर रहा हूँ। हाल ही में 1 साल पहले अमेरिका में इलेक्शन हुआ है और आप देखिए वहाँ तो ये डेटा खुले पब्लिक में मौजूद है कि फार्मा कंपनीज ने, खासकर फाइजर ने और औरों ने, जो बाइडेन जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं उनको कितना पैसा दिया है और उनके पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी को कितना पैसा दिया है। अब हमारे पास बहुत जानकारी है, कई प्रश्न हैं, लेकिन ये वैध प्रश्न हैं और इन पर थोड़ा हम विचार करें और विचार करने के पश्चात हम ये निर्णय लें। अभी तक तो यही लग रहा है शुरू से कोविड के अब तक कि हमारे देश में, भारत देश में तो हम सिर्फ पश्चिमी देशों का नकल कर रहे हैं। कहने को हमारे पास MBBS MD के लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, और कहने को हमारे पास एक सरकार है अभी जो भारत और भारतीयता और भारतीय विज्ञान और भारतीय परंपरा की बातें करती है वोट मांगते समय। लेकिन जब वास्तव में हमारे सामने ऐसा एक संकट आया तो कोई भारतीय दृष्टि का यहाँ हमको कोई प्रमाण नहीं दिख रहा है। हम शुरू से उनका नकल कर रहे हैं। उन्होंने बूस्टर कहा तो हम बूस्टर करेंगे, वो बच्चों को दे रहे तो हम बच्चे को दे रहे हैं। तो ये एक बहुत दुख की बात है। हमारी पूरी जो शिक्षित वर्ग है और शिक्षित वर्ग में से जो सबसे ऊपरी पद में बैठे हैं, उनको ऐसा देखते हुए कि कोई आत्मविश्वास नहीं है, कोई भारतीय स्थिति को लेकर, भारतीय आंकड़े को लेकर, भारतीय सच्चाई को लेकर, फिर हम अपने हिसाब से और अपने बल पर, अपने ज्ञान की शक्ति के आधार पर हम निर्णय लें, तो फिर तो हम बोल सकते हैं ठीक है यार, इन तो किया होगा। लेकिन बहुत दुख की बात है कि ऐसा नहीं हो रहा है। एक आखिरी बात मैं आपको बता दूं, अभी भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट पेश किया जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में टीकाकरण स्वैच्छिक है। आप अपने स्वेच्छा से ले सकते हैं, अपनी स्वेच्छा से मना भी कर सकते हैं। यह आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को एक गलत फहमी है कि ये तो लेना ही है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये अनिवार्य है। ऐसा बिल्कुल झूठ है, ये अनिवार्य नहीं है। और ऐसे बहुत लोग हैं जो आपके मन में अगर कोई शंका हो, और शंका है ही ज़रूर, मैं देखता हूँ, इसको शंका कहें, आशंका कहें, इसको हिचकिचाहट कहें, द्वंद्व कहें, असमंजस कहें, लेकिन हम लोगों में है इस टीकाकरण को लेकर, इन फार्मेसी कंपनियों को लेकर, इनकी टूटी फूटी ज्ञान विज्ञान को लेकर, और हमारे नेताओं पर भी बहुत, यहाँ ही नहीं विश्व भर में नेताओं के प्रति तो विश्वास है ही नहीं, बचा ही नहीं है अब लोगों के पास। तो मुझे लगता है अब ऐसा समय नहीं है, वो समय शायद था लेकिन अब नहीं है कि हमको कुछ नहीं पता, हमको तो कुछ पता हो भी नहीं सकता है, ये तो वही बताएंगे, एक्सपर्ट है। आज ऐसा नहीं है। आपके पास, हम सब के पास इंटरनेट है, हमारे पास अलग अलग स्रोतों से हम ले सकते हैं, हमारे पास जानकारी उपलब्ध हो सकती है, और उस पर हम क्या करें ये हमारे ऊपर है। हमारे अंदर अगर एक ऐसा खोज करने की, ऐसा समझने की, ऐसा हमारी समझ को बढ़ाने की और ऐसी इच्छा पैदा हो, तो फिर हम वाकई में हमारे बुद्धि के आधार पर, हमारे बल के आधार पर हम निर्णय ले सकते हैं कि हम आगे क्या करें। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, हमारे बच्चों के आगे के जीवन के बारे में हम किस प्रकार का निर्णय लें। मुझे अगर कुछ लिंक्स आप पढ़ना चाहें तो मैं यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, और रिसर्च आपके लिए। तो आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और 2022 हम सब के लिए अच्छी खबर ले आए, और हम भी निर्णय लें कि हम भी थोड़ा सा शोध करें, थोड़ा सा अपने लिए और अपने बच्चों के लिए थोड़ा सोचना शुरू करें। नमस्कार।